हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए थे रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 और वो रेट्स जो थे वो जनरल रेट्स थे। और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीच करूंगा स्पेशल रेट्स ऑफ द इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 19 एंड 20। तो मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले मैं आपको टीच करूंगा सेक्शन 112। सेक्शन 112 बहुत स्पेशल सेक्शन है। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये आपको 10 से 12 मार्क्स तक दिला सकता है। एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस सेक्शन को बहुत ढंग से करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 112 हमें रेट देता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इफ द इनकम ऑफ असेसी इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स का रेट लगेगा वो सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा और रेट ऑफ टैक्स होगा 20%। तो सर अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सर कंपनी है तो 30% नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सर फर्म है तो 30% नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कोई भी असेसी हो, अगर उनकी इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स का जो रेट इम्पोज किया जाएगा वो होगा सेक्शन 20%। और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 112 में। बहुत स्पेशल सेक्शन है, आपको बहुत ढंग से इस सेक्शन को करना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन को हम डीप में भी करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रोवाइजो करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोवाइजो टू सेक्शन 112। प्रोवाइजो आपको पता है क्या होते हैं? किसी भी सेक्शन के एंड में जब भी कोई पैराग्राफ दे रखा होता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड, तो अगर वो पैराग्राफ प्रोवाइडेड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको कहा जाता है प्रोवाइजो टू द सेक्शन। एक से ज़्यादा पैराग्राफ दे रखे हैं तो जो पहला पैराग्राफ होगा उसको बोला जाएगा फर्स्ट प्रोवाइजो, उसके बाद जो पैराग्राफ होगा उसको बोला जाएगा सेकंड प्रोवाइजो, उसके बाद जो प्रोवाइजो होगा उसको बोला जाएगा थर्ड प्रोवाइजो एंड सो ऑन। तो प्रोवाइजो किसी भी सेक्शन के एंड में सेक्शन के साथ अगर कोई भी पैराग्राफ दे रखा है और अगर वो प्रोवाइडेड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको कहा जाता है प्रोवाइजो टू सेक्शन। मैं किसी दिन इनकम टैक्स एक्ट की वेबसाइट को ओपन करके एक्ट दिखाऊंगा, तो मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली आपके लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवाइजो। तो 112 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ स्पेशल बात लिखी हुई है, वो मैं बात आपको टीच कर रहा हूँ। उसके लिए असेसी लिखा हुआ है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HUF। ठीक है सर। और सर क्या लिखा हुआ है इसके साथ? उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ। सपोज करते हैं मिस्टर एक्स 52 ईयर्स इनकी एज है और स्टेटस है रेजिडेंट इन इंडिया। अब मैंने इनकी टोटल इनकम लिखी। सपोज करते हैं इनकी टोटल इनकम है 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस जब टोटल इनकम है तो मैंने आपको बताया था टोटल इनकम का मतलब सारी इनकम को हम ऐड कर लेते हैं, उसको GTI कहा जाता है। उसमें से 80C to 80U माइनस करते हैं, बैलेंस को कहा जाता है टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो अब क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म पे स्पेशल रेट्स लगाना है तो हम इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को पहले अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म को मैंने अलग किया, तो सपोज करते हैं लॉन्ग टर्म अलग करने के बाद लॉन्ग टर्म यहाँ पे था 1,60,000। तो अब जो बच जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस इनकम। तो बैलेंस इनकम कितनी हो जाएगी? 2,40,000। लॉन्ग टर्म पे टैक्स का स्पेशल रेट लगता है, उस पर स्लैब नहीं लगता है। तो टोटल इनकम में से जितनी भी स्पेशल रेट वाली इनकम होती हैं उनको पहले अलग किया जाता है। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग कर लिया 1,60,000 रुपये को। तो इधर हमारा बच गया बैलेंस इनकम 2,40,000, जिस पर स्लैब लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस आदमी का टैक्स निकाल सकते हो। आप कहोगे सर हमारे बाएं हाथ का खेल है। मैं ठीक है, आपके बाएं हाथ का खेल है तो निकाल के दिखाओ। तो आप कहोगे क्योंकि सर बैलेंस इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है 2,50,000 से, तो इस पर तो टैक्स जीरो हो जाएगा। और सर अभी अभी आपने टीच किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का रेट होता है 20%, तो हम 1,60,000 रुपये पे 20% लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। गलत।
अगर आप इस तरीके से टैक्स निकालते हो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हम 2,40,000 पे टैक्स जीरो कर देते हैं और लॉन्ग टर्म पे 20% लगा देते हैं, तो इस एसएससी को जो आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाया। एसएससी को कम से कम 2.5 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन लिमिट होती है उसका बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। तो उस बेनिफिट को एक्सटेंड करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक प्रोवाइजो डाला गया, उसको कहा गया प्रोवाइजो टू सेक्शन 112, और कहा गया कि अगर एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल है और रेसिडेंट एचयूएफ है और उसकी बैलेंस इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड नहीं करती है, तो जो भी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स और बैलेंस इनकम का डिफरेंस होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर दिया जाएगा। तो अब बैलेंस इनकम कितनी है 2,40,000 और एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 2,50,000। 2,40 तो एग्जाम्प्ट हो गई, लेकिन 10,000 रुपये को भी और एग्जाम्प्ट करना है तो वो यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। और कितना माइनस करेंगे, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 और जो बैलेंस इनकम है 2,40,000, कितना माइनस किया 10,000, कितना बच गया 1,50,000 और इस पर टैक्स लगा देंगे एट द रेट ऑफ 20%। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया जो मैंने बताया? इस पर टैक्स लगा देंगे 20%, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा दे रखी है। हमेशा टोटल इनकम देखी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ रिबेट। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऐड कर देंगे और इस आदमी का टैक्स निकल कर आ जाएगा। तो आप ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जो गरीब हैं वो कम रेट से टैक्स पे करेंगे और अमीर ज़्यादा रेट से टैक्स पे करेंगे। तो हर आदमी को ये राइट मिलना चाहिए कि एक अमाउंट तक वो टैक्स पे नहीं करे, और इंडिया में वो अमाउंट है 2,50,000। तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है और रेजिडेंट एचयूएफ है, उनकी बैलेंस इनकम स्पेशल रेट को छोड़ने के बाद जो इनकम बच जाती है, या हम वो कह सकते हैं जिस इनकम पर स्लैब लगता है वो वाली इनकम, अगर वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है तो असेसी को एक्चुअली में मैक्सिमम एग्जम्पशन अमाउंट का बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा है। तो जो डिफरेंस रह जाता है वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अलाउ कर दिया जाता है, और ये लिखा हुआ है प्रोवाइड टू सेक्शन 112 के अंदर। इन द गिवन एग्जाम्पल द बैलेंस इनकम ऑफ द पर्सन मिस्टर एक्स जो रेसिडेंट भी हैं और 52 ईयर्स के भी हैं, उनकी इनकम 2,40,000 रुपये है। तो 2,40 तो एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें 2,50,000 रुपये को एग्जाम्प्ट करना है। तो 2,50 और 2,40 का जो डिफरेंस है दैट इज 10,000, वो माइनस कर दिया जाएगा फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बैलेंस बचेगा 1,50,000, और इस पर सेक्शन 112 के अंदर टैक्स का रेट लगा दिया जाएगा 20%। फिर जो टैक्स निकल के आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, और इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम उसकी इनकम को 52 की जगह 62 मान लेते हैं, तो 62 मान लेते हैं तो उस केस में एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 लाख रुपए की। अब उसको 3 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए और बैलेंस इनकम 2,40,000 है, तो हम मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स या मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख और बैलेंस इनकम का डिफरेंस देखेंगे, वो हो जाएगा 3 लाख और 2,40,000। डिफरेंस कितना हो गया 60,000। तो उस केस में जो रिलीफ दिया जाएगा, जो बेनिफिट दिया जाएगा, वो 10,000 का नहीं दिया जाएगा, वो 60,000 रुपये का दिया जाएगा। लेकिन सर अगर इसको हम सुपर सीनियर सिटीजन बना दें, इसकी उम्र अगर हम 80 साल से ज़्यादा की कर दें, तो सर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में एग्जम्पशन लिमिट जो हो जाएगी वो 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो उसको 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलना चाहिए था, और बैलेंस इनकम केवल 2,40,000 रुपये है। तो अभी कितने का एग्जम्पशन और मिलना चाहिए था? 5 लाख माइनस 2,40,000 दैट इज 2,60,000, 2,60,000 रुपये का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल 1,60,000 रुपये है, तो हम 1,60,000 रुपये पूरा माइनस कर देंगे और बैलेंस को भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,60,000 रुपये से ज़्यादा का होता तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हम 2,60,000 रुपये माइनस कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल 1,60,000 रुपये का है, तो जो हम माइनस करेंगे वो केवल 1,60,000 रुपये माइनस करेंगे, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल जीरो हो जाएगा और इस असेसी की टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो ये जो प्रोवाइजो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है असेसी केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर रेसिडेंट एचयूएफ होना चाहिए, किसी और असेसी को ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मतलब इन दो लोगों को 2.5 लाख का बेनिफिट देने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। सर अब और भी कोई बात इसके अंदर बची हुई है? यस, सेक्शन का सबसेक्शन 2 है, 112 सबसेक्शन 2,
और ये सेक्शन ये कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शंस 80C टू 80U का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मतलब चैप्टर 6A जिसको हम 80C टू 80U भी कहते हैं, जो भी डिडक्शंस होते हैं उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हमें अलाउ नहीं किया जाएगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं मिस्टर एक्स, उनकी सैलरी इनकम है 1,20,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सपोज करते हैं 3 लाख। तो अब जीटीआई हो जाती है 4,20,000। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अब जीटीआई में से हम क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस। और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। लेकिन सेक्शन 112 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले तो हम वर्किंग नोट्स में ये कंप्यूट कर लेंगे कि इसको टोटल कितने डिडक्शंस मिल सकते हैं। तो वर्किंग नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा 80C में सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को हमें कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि इसको 1,00,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है। 80C आपको अच्छे तरीके से पता होगी। LIC इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किया हुआ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किया हुआ है, SPF में किया हुआ है, 2 बच्चों तक की इंडिया में ट्यूशन फीस आपने पे कर रखी है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया हुआ है, 5 ईयर से उससे ज़्यादा की आपने टर्म डिपॉजिट जिनको FD भी कहा जाता है वो ले रखी है। तो 80C के लिए 1,00,000 रुपये का ये क्वालिफाई करता है और 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें उसको बेनिफिट मिल जाएगा 20,000 रुपये का। और इसने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दिया था 10,000 रुपये का। तो आपका ये क्लाइंट आपसे कहता है कि सर देखो मुझे 80C में 1,00,000 का बेनिफिट दिलवा दो, 80D में 20,000 रुपये का बेनिफिट दिलवा दो और 80G में 10,000 रुपये का बेनिफिट दिलवा दो। तो ही इज़ एलिजिबल डिडक्शन फॉर ₹1,30,000। तो सर हाँ सही है, जीटीआई 4,20,000 रुपये, हम 1,30,000 रुपये माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग करने के बाद, सेपरेट करने के बाद जो इनकम बच जाती है वो केवल है 1,20,000 रुपये। तो इस केस में जो इस पर्सन को बेनिफिट दिया जाएगा मैक्सिमम, वो कितना दिया जाएगा? केवल 1,20,000 रुपये का दिया जाएगा। भले ही उसकी डिडक्शन क्लेम करने की जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो 1,30,000 रुपये की है, लेकिन जो डिडक्शन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको और भी स्पेशल बता दूं, जितने भी स्पेशल रेट्स होते हैं जनरली आउट ऑफ स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम होती हैं उसमें से डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो टोटल इनकम निकल कर आएगी उसमें स्पेशल रेट वाली इनकम हमेशा पूरी की पूरी शो होंगी। हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जो टोटल इनकम हमारी निकल कर आती है वो आ गई 3,00,000 रुपये। और देखो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एज इट इज इसके अंदर इंक्लूड है। तो क्योंकि डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा का पूरा हमारा टोटल इनकम के अंदर होगा। तो उसको हम सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, उसको अक्सर हम पूरा का पूरा हमेशा बाहर भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि उस पर स्पेशल रेट होता है और वो कंसेशनल रेट होता है, इसलिए डिडक्शंस का बेनिफिट कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं दिया जाएगा। जो मैंने प्रोवाइजो पढ़ाया उसमें तो लिखा हुआ था रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट HUF के लिए है, लेकिन जो सेक्शन 112 सब सेक्शन 2 है वो एनी असेसी के लिए है। कोई भी असेसी हो, ये तो इन जनरल रूल हो गया कि कोई भी डिडक्शन 80C टू 80U के बीच में होगी उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं दिया जाएगा। तो सर हमें क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें और GTI तक पहुंच जाएं तो आप वर्किंग नोट्स में उस GTI में से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग हटा दें। उसके बाद देखें GTI का बैलेंस कितना रह जाता है, फिर आप देखें कि आपको टोटल डिडक्शन कितनी मिल रही है। अगर वो उस अमाउंट से कम की है तो डिडक्शन सारी माइनस कर दें, उस अमाउंट से ज़्यादा की है डिडक्शन उसी अमाउंट तक माइनस की जाएगी जो GTI में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाने के बाद वाला बैलेंस था। इसका मतलब फिर दोबारा से मैं बोलता हूं कि जो टोटल इनकम होगी उसमें पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा हर केस के अंदर। फिर इसके बाद जो बैलेंस है उस पर आप जैसे मैंने टैक्स निकालना सिखाया वैसे टैक्स निकाल दोगे। अगर इस एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स को रेसिडेंट भी मान लेते हैं और हम ये भी मान लेते हैं 60 से कम का है, तो हम टैक्स कैसे निकालेंगे? हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग कर देंगे और यहाँ लिख लेंगे 3,00,000 रुपये। और सर बैलेंस इनकम कितनी हो जाएगी? 0।
अब सर हम टैक्स कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये रेसिडेंट भी है और इंडिविजुअल भी है, तो फिर इस पर प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा। और प्रोवाइजो ये कहता है कि हर असेसी को जो रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है उसको 2.5 लाख रुपए तक के एग्जम्पशन के बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पूरा 2,50,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, बैलेंस बच जाएगा 50,000 रुपये। इज डैट क्लियर? समझ में आया? अब इस 50,000 रुपये पे हम टैक्स निकालते हैं एट द रेट ऑफ 20%, जो कि लॉन्ग टर्म का रेट होता है, तो ये निकल के आ गया 10,000 रुपये। अब क्योंकि टोटल इनकम जो दे रखी है वो दे रखी है 3 लाख रुपये और ये इनकम 3.5 लाख रुपये से कम है, तो यहाँ पे हम उसको बेनिफिट देंगे रिबेट का, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो फर्स्ट पार्ट है जो मैंने जनरल रेट्स टीच किए तो उसको ज़रूर देखें, तभी ये वाला आपको वीडियो समझ में आएगा। और 87A में रिबेट कितनी मिलती है, तो मैंने आपके लिए 87A की रिबेट बताई थी कि यहाँ रिबेट का अमाउंट होगा टैक्स लायबिलिटी और 2500 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ से 2500 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे, बैलेंस बचेगा 7500 और यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड, देखो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको समझा रहा था कि आपकी ज़ुबान पे बार बार एजुकेशन सेस आएगा और वही गलती मैं कमिट करने लगा। इतने सारे बैचेस को हम लोग पढ़ाते हैं, फेस टू फेस पढ़ाते हैं, फिर फाइनल के भी 3-4 बैचेज होते हैं, तो जब एक ज़ुबान पे चढ़ जाता है, बार बार मुझसे कई सालों से निकल रहा था एजुकेशन एंड हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, लेकिन अब हमें हैबिट डालनी पड़ेगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, और वो ऐड करने के बाद जो आएगा उसको कहा जाएगा टैक्स लायबिलिटी, ये पे किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर मिस्टर एक्स को नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं, तो नॉन रेसिडेंट के केस में क्या हो जाएगा कि प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में से 2,50,000 रुपये माइनस नहीं किए जाएंगे। तो 3 लाख पे पूरे का पूरा हम 20% लगा देंगे और वो निकल के जो भी आएगा उसमें से रिबेट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ये रिबेट का बेनिफिट भी केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए दिया जाता था। अगर इसके लिए हम किसी फर्म का क्वेश्चन बना देते हैं और सैलरी की जगह हम पीजीबीपी की इनकम मान लेते हैं कि पीजीबीपी 1,20,000 रुपये था और लॉन्ग टर्म 3 लाख था, और डिडक्शंस जो फर्म एलिजिबल था वो 1,20 था, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल इनकम 3 लाख रुपये हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म 3 लाख रुपये हो जाएगा, बैलेंस इनकम 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रोवाइजो भी आपके फर्म के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म पूरा का पूरा 3 लाख रुपये होगा और 3 लाख का 20% आप टैक्स निकाल दोगे। फर्म को भी रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो 3 लाख का 20% निकल कर आएगा, उस पर आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दोगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। तो जब भी आपकी इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 112 बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगाया जाएगा ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। उस पर 20% रेट लगेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट HUF है तो आपको प्रोवाइजो अप्लाई करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कहीं बैलेंस इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम तो नहीं है। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करोगे जैसे आपको टैक्स निकालना सिखाया गया। इस डर क्लियर? अच्छी तरीके से समझ में आता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 80C to 80U या इसका दूसरा नाम होता है चैप्टर 6 इसका बेनिफिट भी अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं आगे चल सकता हूँ। 112 में देखो मैंने ये वाला प्रोवाइजो आपको टीच किया था। एक बार चाहूंगा कि आप रीड करो मेरे साथ। Provided that where the total income as reduced by such long-term capital gain, total income as reduced by the long-term capital gain is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, then such long-term capital gain shall be reduced by the amount. अगर टोटल इनकम में से पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है अगर वो कम है किससे, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस किया जाएगा। और किस अमाउंट से, बाय द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम सो रिड्यूस्ड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स।
तो किस अमाउंट से करेंगे? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के बाद बैलेंस इनकम और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट का डिफरेंस होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा उस पर 20% का रेट लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोवाइजो इसको कहा जाता है, क्योंकि ये पैराग्राफ प्रोवाइडेड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोवाइडो टू सेक्शन 112। इसके बाद मैंने आपको टीच किया सब सेक्शन 2। सर कुछ और भी लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। जो 112 के बहुत सारे और भी प्रोविजंस हैं, जब मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर टीच करूंगा तो उनके वहाँ डिस्कस करूंगा। अभी मैं स्पेशल रेट टीच तो कर रहा हूँ, लेकिन वो टीच कर रहा हूँ जो डे टू डे बेसिस पे हमें आने चाहिए, जो हर क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज होंगे। कुछ ऐसे रेट्स जो स्पेशल केसेस में होते हैं, हालांकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज भी पढ़ो, क्योंकि आपको लॉ की लैंग्वेज भी पढ़ना आना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन असेसी, GTI ऑफ एन असेसी इंक्लूड्स एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब ही हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर किसी असेसी की GTI के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो क्या किया जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ सच इनकम। तो हम GTI में से सच इनकम का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देंगे एंड उसके बाद क्या होगा? द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड एज इफ द ग्रॉस टोटल इनकम एज सो रिड्यूस व्हाट द GTI